हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। मैं हूं मोनिका गोली और आपके लिए आज का नेक्स्ट क्विज लेकर आई हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स, यानी कि चालक में उत्पन्न ऊष्मा किसके समानुपाती होती है? ऑप्शन ए करंट या विद्युत प्रवाह, बी वोल्टेज, सी रेजिस्टेंस या प्रतिरोध, डी कंडक्टेंस या प्रवाहकता। दीजिए आंसर। हमेशा की तरह बस सभी को 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। नीचे उतने में लाइव सभी को अपने आंसर्स देने हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? टाइम मिल चुका है इसके लिए आपको काफ़ी। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, विद्युत प्रवाह यानी कि करंट। ओके, जो हीट होती है किसी भी कंडक्टर में जो प्रोड्यूस होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? करंट के, यानी कि विद्युत प्रवाह के। ये जूल का प्रथम नियम है। ओके, जूल्स फर्स्ट लॉ। यह इस नियम के अकॉर्डिंग किसी चालक से होकर बहने वाली धारा तथा उससे उस चालक में उत्पन्न ऊष्मा का परस्पर संबंध होता है, यानी कि समानुपाती होती है। जूल्स फर्स्ट लॉ है ये भी याद रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है जूल का फर्स्ट लॉ क्या है। नेक्स्ट है गुणसूत्र संख्या में भिन्नता है जो गुणसूत्र के सेट के दोहराव के कारण होती है, यानी कि डैश इज द वेरिएशन इन क्रोमोसोम नंबर अकर्स ड्यू टू द डुप्लीकेशन ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, एनुप्लॉइडी। अब देखिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है एक कोशिका में गुणसूत्रों की असमान संख्या की उपस्थिति। ओके, जैसे कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो कितने होते हैं? नॉर्मली 46 होते हैं। ओके, 46 होते हैं। लेकिन अगर 46 की बजाय किसी भी मानव कोशिका में 45 हो जाए या 47 हो जाए, यानी एक कम हो जाए एक ज़्यादा हो जाए, तो उसे विकार कहते हैं और उसे एनुप्लॉइडी कहते हैं। ओके, आई होप सबको समझ आ गया होगा क्या मतलब है इसका। महीप का पर्यायवाची शब्द बताइए। अब बताइए महीप का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ध्यान से कीजिएगा एक एक क्वेश्चन को। तो भूप। ओके, भूप है। महीप का पर्यायवाची शब्द क्या है? भूप। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ एक्विट। ऑप्शन ए एक्यूज, बी होल्ड, सी क्लियर, डी कन्वेक्ट। बताइए क्या होगा 12th का आंसर? ओनली 5 सेकेंड्स यू हैव। दीजिए आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्लियर। अब देखिए एक्विट क्या होता है? किसी के निर्दोष होने की विधिवत घोषणा करना, और इसका सिनोनिम क्या हो गया? क्लियर। ओके, चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। एक्यूज, एक्यूज क्या होता है? अपराधी। ओके, अपराधी ठहराया हुआ जो उसे एक्यूज बोल देते हैं। होल्ड, होल्ड क्या होता है? ठहरना, पकड़ना, दोनों ही चीज़ें। क्लियर, क्लियर मैं आपको बता चुकी हूँ। कन्विक्ट, सिद्धिदोष, अपराधी जिसका अपराध सिद्ध हो चुका है। एंटोनिम ऑफ लायबल। ऑप्शन ए इररिस्पॉन्सिबल, बी डेडिकेटेड, सी रिस्पॉन्सिबल, डी गो गेटर। दीजिए आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट, इररिस्पॉन्सिबल। अब देखिए लायबल क्या होता है? किसी बात के लिए उत्तरदायी। ओके, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? जो किसी बात के लिए उत्तरदायी ना हो, किसी बात के लिए जिम्मेदार हो, तो इररिस्पॉन्सिबल। ओके, चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। डेडिकेटेड, डेडिकेटेड क्या होता है? समर्पित। रिस्पॉन्सिबल क्या होता है? जिम्मेदार होता है। और गो गेटर, व्यवसायिक मनुष्य या फुर्तीला मनुष्य। नेक्स्ट ईडियम, ब्लैक शिप। ऑप्शन ए ग्रेसफुल पर्सन, बी ए डिसग्रेसफुल पर्सन, सी ए फुलिश पर्सन, डी ए जेंटलमैन। बताइए क्या होगा इसका ईडियम? ओनली 5 सेकेंड्स यू हैव। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ए डिसग्रेसफुल पर्सन। ब्लैक शिप का अर्थ क्या है? कुल परिवार पर कलंक। ओके, लज्जा या अपमान का कारण, जो कलंक हो अपने परिवार पर। नेक्स्ट देख लेते हैं बाकी के ऑप्शंस। ए ग्रेसफुल पर्सन, ग्रेसफुल क्या होता है? अच्छा, ओके, सुंदर व्यक्ति को भी बोल देते हैं। ए फुलिश पर्सन, बेवकूफ़ इंसान को। ए जेंटलमैन, सज्जन व्यक्ति। नेक्स्ट
सिलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शन। अब बताइए, ऑप्शन ए, दे कैन प्ले एज वेल एज वी कैन, दे कैन प्ले एज वेल एज अस कैन, दे कैन प्ले एज वेल एज देम कैन, दे कैन प्ले एज वेल एज मी कैन। दीजिए आंसर। ऑप्शन कौन सा ठीक है? ए। ओके, ए इज करेक्ट। दे कैन प्ले एज वेल एज वी कैन, ये ऑप्शन करेक्ट है। ओके, सब्जेक्टिव केस आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट, भारत के संविधान में अनुच्छेद 17 क्या है? अब बताइए, भारत के संविधान में अनुच्छेद 17 क्या है? ऑप्शन ए, LGBT अधिकार, बी, राज्य के स्थायी निवासियों को परिभाषित करने के लिए जम्मू कश्मीर विधायिका, सी, अस्पृश्यता का उन्मूलन, डी, व्याभिचार। अब बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? तो टाइम अप होता है, 5 सेकेंड्स कंप्लीट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी कि अस्पृश्यता का उन्मूलन। चलिए अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा हरियाणा का लोकगीत है? तमांश, सैलो, माहिया, बहुला, बारामासा। बताइए इनमें से कौन सा हरियाणा का लोकगीत है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। हरियाणा में बारामासा, तीज तथा होली ये सभी के सभी लोकगीतों के टाइप हैं। इनके अतिरिक्त और भी कई तरह के गीत होते हैं, जैसे फागण के गीत, सावन के गीत, हरियाणा में मौसम संबंधी लोकगीत तथा देवी माँ के गीत, हरियाणवी भजन, जो देवठनी होती है, देवठनी ग्यास भी बोलते हैं, उसके गीत, कातक वगैरह के गीत और सांझी के गीत भी हरियाणा में गाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम? हिंदी वाले सुन लो, पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है? अब बताइए पोटेशियम की परमाणु संख्या इनमें से कितनी है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, 19, यानी कि 19। एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम इज 19। और इसकी आपको जो एटॉमिक नंबर है 40 तक आपको सभी के एटॉमिक नंबर जितने भी है याद रखने हैं, और इसका सिंबल भी याद रखिएगा। इसका सिंबल ये है के। ओके, पोटेशियम को के से चिन्हित करते हैं। चलिए नेक्स्ट, हरियाणा की वित्तीय राजधानी कौन सा शहर है? अब बताइए इनमें से चंडीगढ़, करनाल, गुरुग्राम या अंबाला, कौन सी है हरियाणा की वित्तीय राजधानी? ऑप्शन सी इज करेक्ट, गुरुग्राम, जिसका पूरा नाम क्या है? गुड़गांव है। ओके, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है और दिल्ली से सटा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा के कौन से प्रसिद्ध प्राचीन कवि हैं? आपको ये बताना है इनमें से कि इनमें से हरियाणा कौन से कवि ऐसे हैं जो हरियाणा से संबंधित हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन डी इज करेक्ट। सबको पता होना चाहिए, सूरदास। सूरदास हरियाणा से हैं, और हरियाणा में कहाँ से हैं ये? सीही नामक गांव से हैं। ओके, गांव का नाम भी पूछा जा सकता है। हरियाणा के किस लेखक ने हिंदी में संध्या पत्रिका की शुरुआत की? पंडित नेकीराम शर्मा, बग्ग सिंह, विशंबरनाथ कौशिक, तुलसीराम शर्मा। बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए इज करेक्ट, पंडित नेकीराम शर्मा। सन 1930 में इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। संदेश नामक समाचार पत्र भी इन्होंने ही निकाला था। ओके, संदेश। चलिए नेक्स्ट है, हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इनमें से बताना आपको सबसे बड़ी झील हरियाणा में कौन सी है। तो क्या होगा इसका आंसर? दमदमा। ओके, दमदमा झील सबसे बड़ी झील है। ये गुड़गांव जिले के सोहना में स्थित है। ऑप्शन में सोहना भी आ सकता है, तो गुड़गांव भी आ सकता है। सोहना जाए तो आपको सोहना मार्क करना है, अदरवाइज गुड़गांव। ये हरियाणा में सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है और गुड़गांव से 20 किलोमीटर दूर है और अरावली की पहाड़ियों से घिरी हुई है। निम्न में से कौन अपने परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सबसे भारी धातु है? इंग्लिश वाले सुन लीजिए। विच अमंग द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट मेटल अकॉर्डिंग टू इट्स एटॉमिक मास? बताइए अब। ऑप्शन डी इज करेक्ट, प्लूटोनियम। प्राकृतिक रूप से सबसे भारी तत्व है प्लूटोनियम। ठीक है, परमाणु संख्या इसकी कितनी है? 94। एटॉमिक नंबर कितना है? 94। चलिए नेक्स्ट है,
अमंग द फॉलोइंग विच इज़ द कमांड यूज टू सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर, कंप्यूटर का क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन है सी इज करेक्ट, Ctrl+A, इसको बोलते हैं सिलेक्ट ऑल, शॉर्टकट की है ये। ओके, इससे सभी के सभी टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड द मदर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदर कहा जाता है, बताइए इनमें से। ऑप्शन बी इज करेक्ट, सी। ओके, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। और इसका जो डेवलपमेंट की थी इसकी, वो किसने की थी, डेनिस रिची ने की थी। ओके, डेनिस रिची ने, ये भी याद रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है डेनिस रिची का नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से दंत्य व्यंजन कौन से हैं। अब बताइए इसमें से दंत्य व्यंजन कौन से हैं। ऑप्शन ए क ख, बी च छ, सी ट ठ, डी त थ। बताइए आंसर। वैसे काफ़ी इजी है ये, क्या होगा इसका आंसर, डी। डी इज करेक्ट, त थ। अब जो भी जहाँ भी बैठा है बोलकर देखिए, सभी स्टूडेंट्स जो भी जहाँ बैठा है मन मन में बोलिए, बेशक से बोलकर देखिए, त थ। जीभ कहाँ टच हो रही है, दांतों पे टच हो रही है। अगर दांतों पे टच हो रही है ना, तो जब भी जीभ दांतों पे टच होती है वो कौन से व्यंजन होते हैं, दंत्य व्यंजन होते हैं। जैसे ट, त, थ, द, ध, न, ये सारे के सारे कौन से व्यंजन हैं, दंत्य व्यंजन हैं। चलिए बाकी के देख लेते हैं, क ख। अब क ख को बोल के देखिए, कहाँ से आवाज़ आ रही है, बोल के देखिए सभी स्टूडेंट्स। गले से आवाज़ आ रही है ना, तो गले से आवाज़ आ रही है तो कौन से हो गए, कंठ्य हो गए। च छ, बोल के देखिए, च छ को भी कहाँ से आवाज़ आ रही है, जीभ कहाँ टच हो रही है, मुंह के अगले भाग में टच हो रही है। तो अगले भाग में मैंने क्या दिया था आपको, क्या ट्रिक बताई थी, क्या मुंह से, मैं से ही मुंह बन रहा है और मैं से ही क्या बन रहा है, मूर्धन्य। तो कौन से हो गए, टैट है, मूर्धा। ओके, मूर्धन्य हो गए, टैट है, ठीक है। अगले भाग से आवाज आ रही है तो कौन से हो गए, मूर्धन्य हो गए। च छ, पीछे वाले भाग से आवाज आ रही है, च छ को बोल के देखिए, जीभ आगे की तरफ नहीं, थोड़ा पीछे की तरफ टच हो रही है। तो जब पीछे की तरफ टच हो तो कौन से हो गए, तालव्य हो गए। ओके, आगे की तरफ मूर्धन्य और पीछे की तरफ तालव्य। नेक्स्ट, तथैव में कौन सी संधि है। अब बताइए तथैव में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए दीर्घ संधि, बी आयादि, सी वृद्धि, डी गुण संधि है। बताइए कौन सी है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, वृद्धि संधि है इसमें। अब देखिए इसमें वृद्धि संधि क्यों है, रीजन क्या है इसका। थ पे कितनी मात्राएं आ रही हैं, 2 मात्राएं आ रही हैं। और अगर आपको पता है मात्राएं 2 आए तो हमेशा वहां पर कौन सी होती है, वृद्धि संधि होती है। ये ट्रिक है याद करने की। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, मात्रा में वृद्धि हो गई यानी कि वो बढ़ गई, यानी कि एक एक्स्ट्रा मात्रा आ गई, बढ़ गई है, तो कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि हो गई। ओके, डबल मात्रा यानी वृद्धि संधि। नेक्स्ट, पंकज में कौन सा समास है, द्वंद्व, बहुब्रीहि, द्विगु या कर्मधारय। दीजिए आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट, बहुब्रीहि। आप देखिए पंकज में बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास क्यों है, रीजन क्या है। पंकज, पंख में पैदा हो जो, यानी कि कमल। ओके, कमल। आप देखिए मीनिंग कुछ और निकल रहा है, वर्ड कुछ और है, मीनिंग कुछ और है। आपको पता है जब भी कोई शब्द कुछ और हो और उसका मीनिंग कुछ और निकल रहा हो, संकेत वो किसी और शब्द की तरफ कर रहा हो, तो वहाँ हमेशा कौन सा समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है। अब देखिए डेफिनेशन से ही क्लियर हो जाएगा आपको। डेफिनेशन में क्या है कि जब दोनों ही पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं तो वहाँ हमेशा बहुब्रीहि समास होता है। डेफिनेशन भी सबको याद रखनी है, पेपर में पूछ ली जाती है। अभी 2-3 साल पहले जो एसआई का एग्जाम हुआ था उसमें डेफिनेशन पूछी गई थी, बहुब्रीहि समास की पूछी गई थी, या मुझे ध्यान नहीं है किसकी, लेकिन पूछी गई थी। तो डेफिनेशन भी ध्यान से सुना कीजिए जब मैं बताती हूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो है जो कल मैंने आपसे पूछा था, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना था। ईडियम द क्लर्क टर्न्ड ए डीफ ईयर टू हिज ऑफिसर्स एडवाइस। आपको टर्न्ड ए डीफ ईयर टू का ईडियम बताना था। तो क्या था इसका ईडियम, डिसरिगार्डेड, यानी कि अवज्ञा या अनादर।
ओके, बाकी की जो कैब है वो भी मैंने डाल रखी है, बाकी के ऑप्शंस की ABCD सभी की वीडियो को पॉज करके अच्छे से चेक कर लेना और देख लेना किसका क्या मीनिंग है, सारे काम ही आने हैं आपके। अब नेक्स्ट आज का प्रश्न है जो आपके लिए है, इसका आंसर सभी स्टूडेंट्स को नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन who सीक्रेटली लिसन्स टू द टॉक ऑफ अदर्स। अब सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर क्या होगा। चलिए अभी सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाया कीजिए। और डेली रात को 9:30 बजे क्विज़ होता है, तो डेली रात को 9:30 बजे लाइव आ जाया कीजिए और लाइव चैट में अपने आंसर्स दिया कीजिए। कोई डाउट हो वो भी आप साथ साथ वहाँ पर पूछ सकते हैं। ओके, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और साथ में बेल आइकन दबा लेना, अदरवाइज़ आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। और अगर किसी को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। हरियाणा जीके के भी, इंडियन जीके के भी और एनिमल हस्बेंड्री के भी। एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चंस आपको हर जगह नहीं मिलते। एनिमल हस्बेंड्री मैंने काफ़ी सारी, ज़्यादातर ही इनफैक्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में करा रखी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा। ओके, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाइएगा कि वीडियो सभी को कैसे लगी, कोई सुझाव हो वो भी दे सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।